हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीटी 365 इकॉनमी, जो कि हमारी यहाँ पे सीरीज़ चल रही थी। 19 पार्ट्स इसके ऑलरेडी आ चुके हैं, ये 20th पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ही टॉपिक बचा हुआ है तो इसको हम लोग 2-3 पार्ट में जल्दी से इसे कंप्लीट करेंगे। पोर्ट्स एंड शिपिंग के बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है इंडियन पोर्ट्स बिल 2020 ये ड्राफ्ट किया जा रहा है। एक्चुअली देखिए, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि बिल से क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते। बिल जब कानून में कन्वर्ट हो जाता है, इट मीन्स कि ये बिल है, ये आपका पहले राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी में भी आ सकता है, जब तक ये मनी बिल ना हो। तो किसी में भी ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया है तो वो दोनों हाउसेस से पास होकर जब प्रेसिडेंट से साइन हो जाते हैं, तब उस बिल को हम लोग कहते हैं कि एक्ट हो गया। और उस एक्ट से मेनली हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इंडियन पोर्ट्स बिल के बारे में, तो इस बिल में क्या क्या बातें रखी गई है उसको एक बार मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जब ये कानून बन जाएगा ना, तब हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है जिनके द्वारा ये ड्राफ्ट किया गया है। पब्लिक कंसल्टेशन के लिए ये बिल लाया गया है, जिसमें कि अभी पब्लिक लोग से जो है कंसल्ट किया जाएगा। इस बिल में क्या है कि एक्चुअली इससे पुरानी जो बिल थी 1908 का एक बिल था, इंडियन पोर्ट एक्ट यहाँ पे था, उसको यहाँ पे हटा दिया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा। और साथ ही साथ ये न्यू बिल लाए जाएंगे। इसका मेन फीचर है कि सबसे पहले यहाँ पे मैरीटाइम पोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ये आपका कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसमें कुछ फॉलोइंग फंक्शन होंगे। ये जो अथॉरिटी बनाया जाएगा, इस अथॉरिटी में क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एडवाइस करेंगे उन सारे मैटर से जो भी नेशनल पोर्ट पॉलिसी या फिर प्लान से रिलेटेड है। यानी कि हमारे यहाँ आप देखो कि पोर्ट्स कितने हैं, बहुत सारे 13 मेजर पोर्ट्स हैं, और जितने जितने छोटे पोर्ट्स होते हैं, बंदरगाह होते हैं, तो वो बहुत सारे हैं हमारे देश में। तो पोर्ट्स कहाँ होंगे? ऑब्वियस है कि जो हमारा पेनिसुला इंडिया है, यानी कि जो कि हमारे यहाँ पे समुद्र से घिरे हुए राज्य है, उसी में हमें पोर्ट्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल है, एंड देन यहाँ पे अरेबियन सी है। तो सबसे पहले अगर वेस्ट कोस्ट की स्टार्ट करें तो ये होता है गुजरात। गुजरात में आपको देखने को मिलेगा कांडला। फिर आते हैं मुंबई, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपको दो देखने को मिलेगा, जो कि है एक मुंबई और एक है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। फिर आते हैं गोवा, जिसमें कि आपको मरमुगांव देखने को मिलेगा। एंड देन आते हैं कर्नाटक, जिसमें कि न्यू मैंगलोर पोर्ट है। एंड देन यहाँ पे केरल आते हैं, जो कि है कोचीन। ठीक है। तो वेस्ट कोस्ट में आपसे पूछा जाए कि टोटल मेजर पोर्ट कितने हैं, सो इट इज़ 6 पोर्ट। ठीक है। वही अगर हम लोग ईस्ट कोस्ट की तरफ आए तो स्टार्ट करते हैं वेस्ट बंगाल से। यहाँ पे आपका आता है कोलकाता। देन आते हैं उड़ीसा, जो कि है पारादीप पोर्ट। एंड फिर यहाँ पे आते हैं आंध्र प्रदेश, जिसमें कि आपको विशाखापट्टनम देखने को मिलेगा। एंड देन लास्ट यहाँ पे तमिलनाडु, जिसमें इन्नौर है, चेन्नई है और टुटिकोरिन है। तो टोटल कितने यहाँ पे पोर्ट हो गए? तो यहाँ पे भी इस साइड भी आपका 6 है। तो 6 इस साइड, 6 इस साइड, तो आप ये कह सकते हो कि ये आपका 12 पोर्ट्स है। बट एक मेजर पोर्ट अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए इसको यहाँ पे नहीं दर्शाया गया है। बट द मेजर थिंग इज कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी ऐसी राज्य है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स है, तो ये है तमिलनाडु, जिसमें आपको 3 पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड 2 पोर्ट्स कहाँ कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र है, जहाँ पे आपको 2 पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, हो गई ये सारी बातें। अब यहाँ पे आप समझो कि ये जो अथॉरिटी बनाया जाएगा, इस अथॉरिटी का काम होगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे बताएंगे सारे मैटर जो भी नेशनल पोर्ट पॉलिसी से रिलेटेड या प्लान से रिलेटेड है। ये जितने पोर्ट है, इसके लिए क्या कानून लाया जा रहा है, क्या गाइडलाइन लाए जा रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस किया जाएगा। साथ ही शॉर्ट टर्म और जो पर्सपेक्टिव प्लान है कि कैसे ये सारे पोर्ट सेक्टर को डेवलप किया जाए, उसके लिए शॉर्ट टर्म प्लान लाया जाएगा। साथ ही कोऑर्डिनेट की जाएगी कोई भी एक्टिविटीज़ है, वो प्लानिंग एजेंसीज के साथ इसको कोऑर्डिनेट करके बनाया जाएगा। साथ ही फॉर्मुलेट किया जाएगा नेशनल पोर्ट पॉलिसी और नेशनल पोर्ट प्लान। और ये जो आपका फॉर्मुलेट किया जाएगा पॉलिसी और प्लान, ये कोस्टल जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ ये कंसल्ट करके बनाया जाएगा। साथ ही एक स्पेशलाइज्ड एडजुडिकेटरी ट्रिब्यूनल होंगे। अब ट्रिब्यूनल क्यों बनाया जा रहा है? तो ये ट्रिब्यूनल बनाने का फंडा ये है कि अगर इस पोर्ट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट अराइज होते हैं, तो वो सारे मैटर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ना जाए, वो ट्रिब्यूनल में ही रह जाए। तो मेनली आप देखो कि मैरीटाइम पोर्ट्स ट्रिब्यूनल है, मैरीटाइम पोर्ट्स एपेलेट ट्रिब्यूनल है, जो कि यहाँ पे एंटी कॉम्पिटिटिव जो प्रैक्टिस है उसको रोकेंगे। इट मीन्स कि ये सारे पोर्ट्स में आप देखो कि कंपटीशन होना चाहिए। जब तक ये कंपटीशन नहीं होगा, तब तक यहाँ पे तो कोई भी पोर्ट, कोई भी राज्य सरकार अपने यहाँ के पोर्ट को डेवलप नहीं करेंगे। तो कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। तो जो एंटी कंपटीशन प्रैक्टिसेस है उसको यहाँ पे रोका जाएगा। और स्पीडी और एफोर्डेबल जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है, किसी भी राज्य के जो पोर्ट है, अगर उसमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है, कोई भी लोगों की यहाँ पे परेशानी होती है, तो उन सारे प्रॉब्लम को यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा। इसलिए इसी के अंदर, इस कानून के अंदर आपको ट्रिब्यूनल देखने को मिलेंगे। ओके, सो ये इतने बारे में रखिए, ये काफ़ी सही है। फिर आते हैं एक नेक्स्ट यहाँ पे बिल, जो कि है मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ बिल 2020।
तो रिसेंटली ये लोकसभा से पास हो गया है, तो अच्छी बात है। देखते हैं फिर राज्यसभा से पास होगा, फिर आपका प्रेसिडेंट से पास होगा, फिर ये कानून बनेगा। तो मेनली हम लोग देख लेते हैं मेजर पोर्ट जो अथॉरिटी बिल है इसके बारे में भी। इस बिल के बारे में अगर हम लोग देखें तो मेनली जो पुराना पोर्ट था यानी कि मेजर पोर्ट ट्रस्ट 1963 का था, उसको यहाँ पे रिप्लेस किया जाएगा। और मेनली यहाँ पे जितने भी पोर्ट्स हैं उसको ऑटोनॉमी के तरीके से यानी कि स्वतंत्र तरीके से यहाँ पे रेगुलेट किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा, प्लानिंग की जाएगी जितने भी मेजर पोर्ट हैं। साथ ही इस बिल का एम है कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड जो डिसीजन मेकिंग है उसको लेकर आना। सेंट्रलाइज्ड कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि जितने भी हमारे यहाँ के मेजर पोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होते हैं और जितने भी हमारे माइनर पोर्ट है वो राज्य सरकार के अंदर होते हैं। तो जितने भी मेजर पोर्ट है, मेनली ये बात कर रहे हैं मेजर पोर्ट के लिए, तो जितने भी मेजर पोर्ट है उनकी डिसीजन लेने का अधिकार किसका है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो इसको अगर हम लोग कहेंगे कि अगर सारे डिसीजन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले ले रही है, इट मीन्स कि यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म है। लेकिन ये डिसेंट्रलाइज्ड है, कहने का मतलब है कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के डिस्कशन के साथ यहाँ पे लिया जा रहा है, ठीक है, और अदर्स भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स इंक्लूड होंगे, तभी इसको हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। तो अब इस बिल की फीचर्स देख लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो मेजर पोर्ट अथॉरिटी है उसकी बोर्ड बनाई जाएगी। यहाँ पे हर एक जो मेजर पोर्ट है, अभी जितनी 12 हम लोग पोर्ट्स देखे ना, तो उसमें हर एक मेजर पोर्ट में आप देखो कि एक यहाँ पे अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसमें क्या होगा कि जो पावर है कि इस पोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन देखना, इस पोर्ट में सारे काम को कंट्रोल करना, मैनेज करना, ये सारा काम इस अथॉरिटी के पास होगा। और ये जो बोर्ड होंगे ये अभी जो एग्जिस्ट कर रहा है बोर्ड ऑफ पोर्ट ट्रस्ट, इसको यहाँ पे रिप्लेस किया जाएगा। तो बोर्ड ऑफ पोर्ट जो ट्रस्ट है उसको हटाकर अब क्या बनेगा, बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी। तो ये ध्यान रखनी है। सेकंड है कि जो टैरिफ अथॉरिटी है मेजर पोर्ट्स के लिए, उसके रोल को भी यहाँ पे रीडिफाइन किया जाएगा। इनका जो जो काम था ना अब फिर से इनको रीडिफाइन किया जाएगा। थर्ड है यहाँ पे कि जो गवर्नेंस मॉडल है लैंड लॉर्ड पोर्ट मॉडल का, तो उसको भी रीओरिएंट किया जाएगा जिससे कि ट्रांसपेरेंसी हो। जितने भी मेजर पोर्ट्स को यहाँ पे ऑपरेशन में है, सारे तो ऑपरेशन में है ही, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ट्रांसपेरेंसी जो लाया जाएगा वो यहाँ पे लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल से ही लाया जाएगा। जैसे कि आप देखो कि बहुत सारे जो लैंड होते हैं ना पोर्ट्स बनाने के लिए, बंदरगाह बनाने के लिए जो ज़मीन होते हैं वो आपका लीज़ में दिया जाता है। तो ये सारी ज़मीन जो लीज़ में देकर इतना पोर्ट्स बनाते हैं, फिर उससे जो आप देखो कि पोर्ट्स में जितनी एक्टिविटी होती है जब उससे अर्न होता है, तो वो जो लैंड लीज़ में लिया जाता है तो उसको परमानेंट भी परचेज कर लेते हैं। तो ये जितना लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल है ना उसी के ऊपर यहाँ पे बात किया जा रहा है कि काम किया जाएगा, जिससे कि एटलीस्ट यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सके, ठीक है। फिर लैंडलॉर्ड पोर्टल में क्या है कि जो ओनरशिप होते हैं ना पोर्ट के, वो यहाँ पे पोर्ट के अथॉरिटी भी होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। तो इसलिए लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल को ही यहाँ पे लाया जा रहा है, यानी कि जो यहाँ पे ओनर होंगे वही इसकी जो है पोर्ट अथॉरिटी होंगे। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्राइवेट फर्म्स को लीज में दे दिया जाता है कि यहाँ पे जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा तो वो यहाँ पे प्राइवेट फर्म्स इसको देखेंगे। फाइन। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जो पहले का कानून है और अभी का कानून है, इसमें मेजर डिफरेंस क्या है, ये समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि कई बार आप देखते हो कि यूपीएससी क्या करती है कि न्यू कानून से नहीं, पुराने जो कानून होते हैं ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। तो एक एक करके देखते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि मेजर पोर्ट जो बोर्ड अथॉरिटी यहाँ पे बनाई गई है, ये सबसे पहले अगर इस बार की बिल के बारे में बात करें तो ये नया आपका बनाया गया, यानी कि बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी, ये आपका हर एक मेजर पोर्ट में देखने को मिलेगा। ये जो बोर्ड होंगे ये अभी जो एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि पोर्ट ट्रस्ट, इसको ये रिप्लेस करेगा। और 1963 के कानून में क्या है कि इसके अंदर सारे जो मेजर पोर्ट है इसको यहाँ पे मैनेज किया जाता था वो रिस्पेक्टिव बोर्ड ऑफ पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा। तो ये बोर्ड ऑफ पोर्ट ट्रस्ट जो था ये पहले था, उसी के द्वारा सारे जितने भी मेजर पोर्ट थे उसको वो मैनेज करते थे। बट अब क्या है कि बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट ट्रस्ट यहाँ पे फॉर्म किया जाएगा। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड की बात करें तो न्यू में क्या है कि बोर्ड में यहाँ पे चेयरमैन होंगे और डिप्टी चेयरमैन होंगे, और दोनों यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे। बट हाँ, एक सिलेक्शन कमेटी होगा, वो यहाँ पे रेफर करेंगे, रिकमेंड करेंगे नाम, उसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेंगे। अदर मेंबर अगर देखें तो 1 मेंबर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से होंगे, रेलवे मिनिस्टर से, डिफेंस मिनिस्टर से, कस्टम डिपार्टमेंट से। और बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा 2 या 4 इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे। 2 मेंबर यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट करेंगे इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज़ की इंटरेस्ट होगी उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही बोर्ड ऑफ ट्रस्ट पोर्ट ट्रस्ट की बात करें तो इसमें चेयरमैन होते थे जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करते थे, 1 और मोर यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन होते थे। इस तरीके के जो नंबर ऑफ पर्सन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होते थे। टाइम टू टाइम आप देखो कि यहाँ पे चेंज होता था, यानी कि डिपार्टमेंट कस्टम से ये सारी जगह से जो है लोग होते थे, ठीक है। वही हम लोग पावर ऑफ द बोर्ड की बात करें तो अभी क्या हुआ गया कि इस बिल में बोर्ड को यहाँ पे अलाउ किया गया है कि वो जो भी आप देखो कि मेजर पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए
जो भी प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, एसेट की ज़रूरत है और फंड की ज़रूरत है जो इस डेवलपमेंट में फ़िट हो सकता है, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस बोर्ड में ये भी है कि वो रूल्स बना सकते हैं, जैसे कि पोर्ट के एसेट जो है, जितना भी पोर्ट का एसेट है, यानी एसेट कहने का मतलब क्या होता है कि जितना टोटल प्रॉपर्टी है ना पोर्ट का, उसकी अवेबिलिटी, वो भी पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ और सर्विसेज। इट मीन्स कि उस पोर्ट में जो भी मेजर पोर्ट है, उस पोर्ट में क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, तो उसकी अवेबिलिटी को लेकर जो है ये बोर्ड डिक्लेयर कर सकती है। सेकंड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप कर सकते हैं। अगर ये बोर्ड को लगता है कि हाँ इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर पोर्ट्स में, तो वो यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि नए पोर्ट भी उससे लगे हुए वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं, या जेटिस भी, छोटे छोटे पोर्ट को भी वो यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एग्जेम्पशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर पेमेंट से रिमिशन भी दे सकते हैं, छुटकारा भी दे सकते हैं। कोई भी वेजल्स या कोई भी सामान अगर आ रहा है इस पोर्ट में, तो अगर ऐसा बोर्ड को लगता है कि इन सारे सामानों के ऊपर अगर एग्जेम्पशन हो, यानी कि किसी भी पेमेंट का छूट हो, तो वो ये बोर्ड दे सकते हैं। तो ये तीन मेनली यहाँ पे पावर दिया गया है इस बोर्ड को इस बार। लेकिन पहले के कानून में क्या था कि पहले के कानून में था कि यहाँ पे पावर है कि वो लोन रेज कर सकते हैं, साथ ही पावर है कि वो रेगुलेशन बना सकते हैं, साथ ही पावर है कि काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, साथ ही पावर है कि वो यहाँ पे लैंडिंग प्लेसेस के रिस्पेक्ट में पावर है उनको, बाथिंग घाट होना चाहिए पोर्ट्स में, तो वो भी ठीक है। साथ ही पावर ऑफ बोर्ड है कि वो यहाँ पे सी गोइंग वेजल्स को ऑर्डर दे कि वो यहाँ पे डॉक वगैरह जो होते हैं ना, यानी कि पोर्ट्स में जो जगह वगैरह होता है उसको वो यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेनली क्या डिफरेंस आया है, तो डिफरेंस यही आया है कि सबसे पहले कि यहाँ पे पोर्ट का जो डेवलपमेंट है उसके लिए क्या प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, एसेट की ज़रूरत है और फंड की ज़रूरत है ना, ये अब बोर्ड इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे बोर्ड परमिशन भी दे सकते हैं। साथ ही साथ बोर्ड के पास ये भी यहाँ पे पावर है कि वो यहाँ पे पोर्ट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ और सर्विस अगर अवेलेबल है तो उसके बारे में डिक्लेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई सामान के ऊपर पेमेंट को एग्जेम्पशन देनी है, छूट देनी है, तो वो भी यहाँ पे छूट दे सकते हैं। साथ ही और भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ डेवलप करनी है तो अब इस तरीके का काम भी बोर्ड के द्वारा किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अकॉर्डिंग टू द टाइम ये आपका जो है यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, एड ऑन होते जा रहा है पावर। अब फिर उसके बाद फिक्सिंग ऑफ रेट के बारे में अगर देखें तो आज की जो यहाँ पे बिल है, यहाँ पे बोर्ड है, कमिटीज़ है जो कि बोर्ड के द्वारा यहाँ पे आपका अपॉइंट किया जाएगा, जो कि यहाँ पे रेट्स को, यानी कि एसेट का क्या रेट होना चाहिए, सर्विस का क्या रेट होना चाहिए, जो भी पोर्ट्स में अवेलेबल है वो यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। लेकिन पहले क्या था, करेंटली की बात करें, हाँ पहले की कानून है उसमें ये था कि करेंटली जो टैरिफ अथॉरिटी है मेजर पोर्ट्स के लिए, वो यहाँ पे इस कानून के तहत इस्टेब्लिश किए गए थे। तो वो यहाँ पे रेट्स को फिक्स करते थे, यानी कि जो भी एसेट है, सर्विस अवेलेबल है पोर्ट का, तो वो यहाँ पे फिक्स करते थे। साथ ही अगर हम लोग फिनेंशियल पावर की बात करें कि इस बोर्ड के पास क्या फिनेंशियल पावर है, तो अब का जो यहाँ पे कानून लाया गया है, इस बोर्ड के द्वारा ये भी फिनेंशियल पावर है कि वो लोन रेज कर सकते हैं किसी भी शेड्यूल बैंक से या फिर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो इंडिया में है, या फिर कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि इंडिया के बाहर है। ठीक है, शेड्यूल बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोनों कहा जा रहा है। शेड्यूल बैंक कहने का मतलब है कि वो सारे बैंक जो कि आरबीआई एक्ट के तहत वो काम करते हैं। साथ ही साथ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि आपका एनबीएफसी भी आता है, तो उन सब से यहाँ पे लोन रेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखो कि जो लोन है यहाँ पे 50% से ऊपर जो कैपिटल का रिजर्व्स है, तो वो बैंक जो है ना उनको यहाँ पे प्रायर सैंक्शन की ज़रूरत होगी। अगर मान लीजिए कि कोई लोन यहाँ पे दिया जा रहा है और वो 50% कैपिटल रिजर्व से, कोई बैंक है उनका यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर उससे लोन लिया जा रहा है और वो टोटल मान लीजिए कि इनसे 80 रुपीज़ का यहाँ पे लोन लिया जा रहा है और 50 रुपीज़ जो है वो बैंकों का रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व ही है, और इससे 80 रुपीज़ टोटल वो मांग रहे हैं। तो ये कहाँ से मांग पाएंगे, पैसा तो यहाँ पे कम है बैंकों के पास और वो ये ज़्यादा लोन के फॉर्म में मांग रहे हैं। तो ऐसे में बैंक क्या करेंगे ना कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर सैंक्शन लेंगे, परमिशन लेंगे कि वो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पहले के बोर्ड में क्या था कि बोर्ड को यहाँ पे प्रायर परमिशन लेना ही होता था सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी भी लोन को रेज़ करने के लिए। तो ये मेनली डिफरेंस है कि ये इस बार क्या है ना कि लोन रेज़ कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन कंडीशन में यहाँ पे प्रायर सैंक्शन लेने की बात की गई है। पहले क्या था कि हर तरीके के लोन लेने में सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पे परमिशन लेना पड़ता था। एडजुडिकेटरी अगर बोर्ड की बात करें, यानी कि कौन फैसला सुनाएगी, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एडजुडिकेटरी बोर्ड को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। पहले क्या था ना कि टैरिफ अथॉरिटी ही ये काम कर लेते थे, लेकिन अब अलग से ऐसी बोर्ड बनाई गई है, तो अच्छी बात है। पेनल्टीज़ की बात करें तो कोई भी पर्सन अगर इस बिल के प्रोविज़न को कॉन्ट्रावीन करते हैं तो उनको यहाँ पे पनिश किया जाएगा, फ़ाइन भी होगा जो कि 1 लाख रुपीज़ तक का दिया जाएगा। और ये आप पेनल्टी देखो तो पहले के कानून में क्या था कि बहुत सारे पेनल्टीज़ ऑलरेडी थे।
अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनर प्रोजेक्ट अगर हम लोग देखें तो इस बिल में क्या है कि पीपीपी प्रोजेक्ट भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जिसमें पब्लिक यानी कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इंक्लूड होंगे, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूड होते हैं, जिनके पार्टनरशिप के साथ किसी भी प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाया जाता है। तो इस बिल में क्या है कि पीपीपी प्रोजेक्ट को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आपका बाद में आगे चलकर जो है ना ये कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इसको लाया जाएगा। तो पहले के कानून में पीपीपी प्रोजेक्ट को यहाँ पे परमिशन नहीं था, उसका कोई प्रोविज़न ही नहीं था, बस इस बार कानून में है, तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही सोशल कॉर्पोरेट, अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ CSR, तो ये भी आप देखो कि पहले नहीं था लेकिन अब ये भी इसकी प्रोविज़न आई है, यानी कि बोर्ड में ऐसा रखा गया है कि फ़ंड्स को यूज़ कर सकेंगे सोशल बेनिफिट के लिए। यानी कि सोशल बेनिफिट करने के लिए क्या होता है कि जैसे आप देखो कि फंड्स अलग से इकट्ठा किया जाता है कि हमारे सोसाइटी में जो बच्चों को या महिलाओं को एजुकेशन देनी है तो वो एजुकेशन के लिए दिया जाता है, कुछ लोगों को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है तो ये फंड से उनको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। तो बोर्ड में क्या है ना कि इस फंड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये इसमें क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्लूड है, जैसे कि आपका एजुकेशन, हेल्थ, यही मैं बात कर रही हूँ कि सोशल जहाँ पे भी आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलेगा। मेनली आप लोग देखते हो कि प्राइवेट सेक्टर में जो अच्छी कंपनीज़ होती है जिनकी टर्नओवर समथिंग से ज़्यादा होता है, तो उसमें आपका जो है उनको प्रोविज़न फॉलो करना होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इट मीन्स कि उनको फ़ंड यहाँ पे कलेक्ट करना पड़ता है, जिससे कि हमारे सोसाइटी में चाहे शिक्षा हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे आपका किसी भी तरीके का स्किल डेवलपमेंट करना हो, चाहे हाउसिंग वगैरह प्रोवाइड करना हो, तो ये सारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो सोशल चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए ऐसा प्रोविज़न रखा गया है। पहले ये कानून में नहीं था, अब इसको ऐड किया जा रहा है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो कि मुझे लगा। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इस कानून में क्या क्या बातें की गई हैं। तो मेनली अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मेजर पोर्ट अथॉरिटी बोर्ड बनाए गए, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड हम लोग देख लिए, साथ ही पावर ऑफ बोर्ड देख लिए, रेट को फिक्स करने का भी अधिकार देख लिए, फाइनेंशियल पावर कैसा है बोर्ड का देख लिए, एंड देन एडजुडिकेटरी बोर्ड है, पेनाल्टीज़ है। दो चीज़ें न्यू ऐड ऑन हुई है, फर्स्ट वन इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेकंड वन इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। कमिंग टू अदर डेवलपमेंट्स इन रिलेशन टू पोर्ट्स। ठीक है, ये देख लेते हैं कि ये आपका छोटा छोटा टॉपिक होता है जो कि जैसे आप लोग स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स दे रहे हो या फिर बीपीएससी के प्रीलिम्स दे रहे हो, तो वन लाइनर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि सरोद पोर्ट, तो ये होता क्या है, सरोद पोर्ट स्टैंड्स फॉर सोसाइटी फॉर एफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट। तो इससे क्या होगा कि जितने भी डिस्प्यूट होते हैं पोर्ट्स के रिगार्डिंग, यानी कि कोई भी बंदरगाह में जिस तरीके का डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसके रिजोल्यूशन के लिए कि पोर्ट्स को यहाँ जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजोल्यूशन के लिए यहाँ पे आपका ये अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट रखा गया है कि कम दाम में सस्ते दाम में यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका सोसाइटीज़ रेगुलेशन एक्ट जो 1860 है उसके तहत इस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें क्या होता है ना कि फेयर मैनर में सही तरीके से जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व किया जाता है। एक तो टाइमली की जाती है कि जितना टाइम दिया गया है उसी टाइम के बाउंडेशन के तहत किया जाता है, एंड सेकेंड वन इज़ वेरी अफोर्डेबल होते हैं। अफोर्डेबल जैसे आप लोग कोर्ट वगैरह जाते हो तो लॉयर की फ़ीस अलग होती है, साथ ही साथ आप वहाँ जाओ तो एक तारीख पे तारीख और बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, तो वो सारे कॉस्टली हो जाते हैं। बट हाँ, इस तरीके का जो अलग आपका सिस्टम बनाया गया है, जैसे पोर्ट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, वो यहाँ देखे जाएंगे और लोगों की जो भी परेशानी है उसका सोल्यूशन यहाँ निकाला जाएगा। तो ये काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं और टाइमली रिजोल्यूशन मिल जाता है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो मैकेनिज्म है इसको ये और ज़्यादा बढ़ाता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर फील्ड में एक अलग सा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होनी चाहिए। साथ ही साथ सेकंड अगर हम लोग देखें तो वेसल ट्रैफिक सर्विसेज है एंड वेसल ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम है। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? रिसेंटली क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा ई लॉन्च किया गया है। ई लॉन्च कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च। ठीक है, हमारे यहाँ का खुद का सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, वो भी किसके लिए है, तो वेसल ट्रैफिक सर्विसेज है एंड वेसल ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम है। इससे क्या होगा, इससे जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज का जो खर्चा है ना वो कम हो पाएगा। किसी किसी इश्यूज़ में आप देखो कि मेनली यहाँ पे जो वेसल ट्रैफिक सर्विसेज के ऊपर जो हमारा बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज का खर्चा होता है तो वो यहाँ पे कम हो पाएगा। साथ ही अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फॉरेन वेसल्स ट्रैफिक सर्विसेज की, तो ये मैंडेटरी है। हमारी जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन है ना उसके अंदर इसको मैंडेटरी रखा गया है, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ट्रांसशिपमेंट, अगर हम लोग यहाँ पे पोर्ट्स की बात करें तो इंडिया में 2 ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। एक तो है यहाँ पे वल्लरपदम टर्मिनल जो कि कोचीन में है, और विजिजाम पोर्ट जो कि आपका त्रिवंद्रम में है। अभी यहाँ पे जो इनाम पोर्ट है ये थर्ड मेजर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का कहने का क्या मतलब है, जैसे कि आप मान लो कि यहाँ पे केरल में
सॉरी, यहाँ पे जो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है कि 3 पोर्ट है। एक आपका इन्नौर पोर्ट है, दूसरा आपका कोचीन पोर्ट है, टुटिकोरिन पोर्ट है, ठीक है। तो ये 3 पोर्ट है। मान लीजिए कि इस पोर्ट से, यानी कि यहाँ पे जो आपका कोचीन पोर्ट है, उससे यहाँ पे आपका इन्नौर पोर्ट में जाना है, लेकिन ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं जा रहे, ये बीच में एक आपका जो होकर जा रहा है, यानी कि एक जगह होकर ये हब है। तो हब जैसा होता है जहाँ पे छोटे छोटे जो फीडर वेजल्स है ना, वो यहाँ पे कार्गो को लाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे सामान लोड होता है और फिर यहाँ से यहाँ जाते हैं। तो छोटे छोटे शिप की बात की जा रही है, जो कि यहाँ पे आपका छोटे छोटे शिप को बड़े शिप में जो है उसको लोड कर दिया जाता है और फिर ये दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसशिपमेंट होती है। ये एक तरीके का पोर्ट होता है ना, जिसमें आपका कनेक्शन होता है, यानी कि जो ओरिजिन है और जो डेस्टिनेशन है उसके बीच का आपको कनेक्शन देखने को मिलेगा। इस तरीके से जाता है। जो बड़े बड़े वेजल्स होते हैं ना, वो आप देखो कि इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स के आते हैं और इनका जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो बहुत कम होता है। अगर हम लोग आत्मनिर्भर भारत के तहत देखें, जो सेल्फ रिलायंट की बात करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग वो यहाँ पे प्लान कर रहे हैं ना कि बहुत सारे पोर्ट ऐसे डेवलप करनी है जो कि ट्रांसशिपमेंट होंगे। ट्रांसशिपमेंट हब होने चाहिए, जिससे कि क्या होगा ना कि इंडिया का जो डिपेंडेंसी है ओवरसीज़ हब में, तो ये हमारा कम हो पाएगा, जिससे कि हम लोग कंटेनर कार्गो को डायरेक्ट रिसीव कर पाएंगे और सेंड भी कर पाएंगे। जैसे आप लोग देखो, ये तो मैं इंडिया की बात बताई। मान लीजिए कि हमारा जो यहाँ पे ऑयल है वो यहाँ पे वेस्ट एशिया से आ रहा है। तो वेस्ट एशिया से आता है, तो समटाइम्स आप देखो कि यहाँ से इस तरीके से आता है, तो यहाँ पे किसी कंट्री के पोर्ट्स में वो स्टे करता है। यहाँ पे फिर आपका जो ऑयल है वो यहाँ पे आप मान लो सऊदी अरेबिया में है, सॉरी इस तरीके से आपका मैप है, तो सऊदी अरेबिया में है, तो वहाँ लोड हो रहा है, यहाँ से निकल कर आ रहा है, यहाँ लोड हो रहा है, फिर यहाँ से आपका चल कर आता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पहुँचना है यहाँ पे कोलकाता में, लेकिन फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे लोड हो रहा है, कुछ लोड हो रहा है, कुछ अनलोड हो रहा है, फिर यहाँ से चल कर आ रहा है, ऐसे जा रहा है। तो आप लोग देखो कि यहाँ पे क्या होता है ना कि हमारी जो शिप यहाँ से निकल कर आती है, इराक से निकल कर आती है, ईरान से निकल कर आती है, तो वो यहाँ पे दूसरे कंट्री में ही रुकती है, जैसे कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया में रुकी। तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि हम लोग जो है ना, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पोर्ट्स को जो ट्रांसशिपमेंट के लिए हम लोग डेवलप करेंगे, जिससे क्या होगा कि दूसरे कंट्रीज़ में जो हम लोग को डिपेंडेंट होना पड़ता है वो हम लोग नहीं हो पाएंगे। तो ये चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल। तो चलिए, ये ऑनलाइन पोर्टल है, ये भी अगेन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा ही प्लान किया गया है कि एक यहाँ पे नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल जो कि मैरीन से रिलेटेड है वो यहाँ पे डेवलप करेंगे। जिससे क्या होगा कि यहाँ पे जो एक्सपोर्टर्स है, इंपोर्टर्स है और जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को एक्सचेंज करेंगे और जो बिज़नेस है वो भी बेटर तरीके से ट्रांजैक्ट हो पाएगा ऑनलाइन मीडिया में। और ऑनलाइन होने से क्या फ़ायदा होता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होती है, कोई भी करप्शन नहीं देखने को मिलेगा, एंड सेकेंड वन इज़ कि क्विक मैनर में होता है, जल्दी होता है। तो दो यहाँ पे बड़े फ़ायदे होते हैं पोर्टल का इस्तेमाल करना, ऑनलाइन फैसिलिटी का इस्तेमाल करना, जो कि आज देख सकते हो कि आज की डेट में अधिकतर डिपार्टमेंट और जो मिनिस्ट्रीज़ है ना, वो सारी चीज़ों को ऑनलाइन करने में लगे हुए हैं एंड पोर्टल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो जस्ट बिकॉज क्योंकि ट्रांसपेरेंसी उससे निकल कर आती है और क्विक मैनर में होता है और करप्शन की चांसेस लेस होती है, तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे यूज़ किया जाता है। जो प्लान है वो यहाँ पे क्या है कि आज की डेट में जो पोर्ट कम्युनिटी स्कैम पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम है, इसको अच्छे तरीके से बढ़ाना है। यहाँ पे क्या है कि कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी, जैसे कि डोमेस्टिक ट्रैकिंग होगा। जो हमारे शिपमेंट है ना, हमारे देश के जितने भी शिप वगैरह है, तो उसको देखा जाएगा कि हाँ वो कहाँ से निकल कर आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहीं ट्रैक तो नहीं हो गए, कहीं आप लोग देखो कि इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा जो चोर वगैरह होते हैं पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, ये तो आप देखे थे ना। तो जो पायरेसी होती है, चोरी वगैरह होती है शिप की, तो उसको भी हम लोग बेटर तरीके से ट्रैक कर पाएंगे। कस्टम क्लियरेंस कितना है, यानी कि आप लोग देखो कि एक पोर्ट से जो है वो सामान को निकलने में कस्टम क्लियरेंस होती है, तो उस चीज़ पे कितना टाइम लग रहा है, तो हम लोग अपने से कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर पोर्टल होता है तो उससे काफ़ी हेल्प मिल पाएगा। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे जो फैसिलिटी है, हमारा जो बिज़नेस है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो यहाँ पे रिपोर्ट है, जिसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा हर साल पब्लिश किया जाता है। तो अभी आपको बताना है कि हमारे इस बार करेंट 2020 का जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है, उसमें हमारा रैंक कितना है और उससे पहले कितना था, यानी कि 2019 में कितनी थी, ये भी आपको बतानी है, ठीक है। तो आप लोग देखो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में हमारा जो यहाँ पे डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा। इस तरीके का अगर हमारी फैसिलिटी सारे हमारे देश में होगी ना, तो लोगों का एक ट्रस्ट यहाँ पे इंक्रीज़ हो पाएगा, और तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे हो गए पोर्ट्स के बारे में। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो भी पोर्ट्स हमारे न्यूज़ में रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेनली आप लोग देखो कि 12 मेजर पोर्ट है और माइनर पोर्ट्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे रैंडम तरीके से नहीं पूछा जाता है। जो भी पोर्ट आपके न्यूज़ में है, जो भी आपके एयरपोर्ट्स न्यूज़ में होते, रेलवे स्टेशन न्यूज़ में होते, क्वेश्चन जनरली उसी से बनते हैं। तो देख लेते हैं कि इस बार एक साल में कौन कौन से पोर्ट है जो कि न्यूज़ में थे। तो सबसे पहला है कि वदावन पोर्ट।
तो वधावन पोर्ट है कहाँ? तो वधावन पोर्ट आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और रिसेंटली क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ग्रीन लाइट इसको दे दिया गया है। ग्रीन लाइट देने का मतलब है कि ठीक है। वधावन की अगर बात करें तो इसको एज ए कॉर्पोरेट पोर्ट जैसा जो है कंपनीज एक्ट के तहत इसको सेटअप किया गया है। यहाँ पे क्या होगा ना कि लैंडलॉर्ड पोर्ट जैसा इसको डेवलप किया जाएगा, यानी कि जो इसको डेवलप कर रहे हैं वही इसके ऑनर होंगे और वही इसको जो है चलाएंगे भी। इसमें क्या है कि पोर्ट कंपनीज बिल्डिंग होगी, बेसिक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखा जाएगा। और बेसिकली आप यहाँ पे देखो कि पीपीपी मोड में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो विच इज़ वेरी गुड, ये ध्यान रखना है। सेकंड वन इज़ चिदम्बरम पोर्ट है, तो ये आपका कहाँ देखने को मिल रहा है? तो अगर इस पोर्ट की हम लोग बात करें तो ये तमिलनाडु में है। पहले इसको जो है टुटिकोरिन पोर्ट कहते थे, उसी का नाम बदलकर यहाँ पे आपका चिदम्बरम पोर्ट रख दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी है जो कि डेवलप किया गया है कि इस पोर्ट में आप लोग डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। जो भी हमारी शिप वगैरह है ना, वो यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री हो सकती है, पहले प्रायर परमिशन या फिर जो क्लियरेंस की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है। अब इसमें अगर हम लोग देखें कि डायरेक्ट पोर्ट एंट्री में क्या होता है, तो एक्सपोर्ट क्लियरेंस जो है ना वो यहाँ पे अनेबल किया जाता है और ई सील्ड कंटेनर्स के साथ, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में अब यहाँ पे जो है जितने भी कंटेनर है उसको सील किया जाता है और 24/7 के बेसिस पे होता है। कभी भी आपका हो सकता है, ऐसा नहीं है कि टाइमली पहले फिक्स था, अब यहाँ पे आपका 24/7 होता है। इससे क्या है ना कि आपका देखो कि काम बहुत तेज़ी से होगा। जितने भी कंटेनर होते हैं उसको सील करना अब यहाँ पे मशीन का काम है, तो ये बहुत तेज़ी से होगा और साथ ही साथ यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव भी होंगे। थर्ड यहाँ पे पोर्ट है कोलकाता पोर्ट। तो ये पहली बार ऐसा कंटेनर शिप है जिसको कि मूव किया गया है कोलकाता पोर्ट टू अगरतला, और वो भी कैसे? तो चट्टग्राम पोर्ट के द्वारा। तो ये क्या हुआ था ना कि ये एक एग्रीमेंट के द्वारा ऐसा काम हुआ था जिसमें कि हम लोग चट्टग्राम पोर्ट और साथ ही मोंगला पोर्ट को यूज़ किए थे अपने इंडिया की जो यहाँ पे कार्गो है ना उसको यहाँ पे मूवमेंट करने के लिए। अब ये आपका चट्टग्राम पोर्ट कहाँ पे है? मोंगला पोर्ट, तो ये बांग्लादेश है। तो ऐसा हो गया था क्योंकि आप बांग्लादेश देखते हो कि बहुत ही ज़्यादा नियर बाई है, तो बांग्लादेश के हम लोग को इस पोर्ट को इस्तेमाल करना पड़ा था। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये क्या है ना कि इससे हम लोग को ऑल्टरनेटिव और शॉर्टर रूट प्रोवाइड किया गया है जिससे हम लोग नॉर्थ ईस्ट में अच्छे से और जल्दी से जल्दी हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आते हैं प्रदीप पोर्ट में। तो पारादीप पोर्ट की अगर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कैबिनेट है जिनके द्वारा ये अप्रूव किया गया है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है डीपनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इनर हार्बर फैसिलिटीज़, जिसमें क्या है कि जो वेस्टर्न डॉक है ना उसको डेवलपमेंट की बात की गई है। तो वेस्टर्न डॉक का जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था, तो इससे क्या हुआ कि जो कैप साइज़ वेजल्स है ना उसको हैंडल करने के लिए, बड़े बड़े साइज़ के जो वेजल्स होते हैं उसको यहाँ पे पारादीप पोर्ट में हैंडल करने के लिए ये आपका अप्रूवल दिया गया है। तो इस प्रोजेक्ट से क्या होगा कि हमारी जो पोर्ट है उसमें बहुत ज़्यादा शिप्स की जो लोडिंग होती थी और भीड़ लग जाती थी वो यहाँ पे कम हो पाएगा। और सी फ्रेट है, यानी कि जो आप देखते हो कि मालगाड़ी जो ट्रेन की फ्रेट होती है ये सी के थ्रू जो यहाँ पे आपका शिप्स आता है सामानों को लेकर, तो वो यहाँ पे कम हो पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें से बहुत बेटर हुआ है, तो ये ध्यान रखना। तो पारादीप पोर्ट आपका कहाँ है? तो उड़ीसा में। ओके, सो ये 4 पोर्ट है जो कि न्यूज़ में थे। अब आइए इनलैंड वाटरवेज़ हम लोग देख लेते हैं कि ये इनलैंड वाटरवेज़ है क्या। यहाँ पे भी आपकी एक ही मिनिस्ट्री है। पोर्ट के बारे में हम लोग जितनी भी बात की वहाँ पे एक ही मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। अगर हम लोग इनलैंड वाटर्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे भी एक ही मिनिस्ट्री है जिसे हम लोग कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ठीक है। उनके द्वारा 3 यहाँ पे 3 ईयर्स के लिए वाटरवेज यूजेस चार्जेस जो है वो हटा दिया गया है। तो चलिए ठीक है, देख लेते ये होता क्या है। तो वाटरवेज यूजेस चार्जेस ये आपका हटा दिया गया है और सेंटर की विजन्स के अकॉर्डिंग इसको हटा दिया गया है, जिससे क्या होता था ना कि इंटरलैंड जो वाटरवेज है उसको प्रमोट करने के लिए कि इको फ्रेंडली भी होते हैं और चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेनली हमारे यहाँ के नेशनल वाटरवेज की अगर बात करें तो टोटल 6 है। तो सबसे पहले इसको आप लोग ध्यान दीजिए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, फिर भी किसी तरीके से घुमा फिरा कर आ सकता है। तो सबसे पहले आप देखो कि हमारे देश में टोटल लेंथ कितना है वाटरवेज का। तो ये है नेशनल वाटरवेज का 4503 किलोमीटर, और ये आपका टोटल स्टेट जो सर्व करते हैं यानी कि जिससे जिससे होकर ये क्रॉस होता है जियो, तो इसमें टोटल स्टेट है 15। फाइन। तो यहाँ पे फर्स्ट देखें नेशनल वाटरवेज फर्स्ट है जो कि गंगा रिवर में देखने को मिलेगा। स्टार्ट होगा हल्दिया से और ये आपका जाता है इलाहाबाद तक, ठीक है। यूपी से स्टार्ट होता है, कोलकाता तक जाता है और इसकी डिस्टेंस ये सबसे लंबी भी है, इसका डिस्टेंस है 1620 किलोमीटर। यहाँ पे कौन कौन से स्टेट है? तो यूपी से स्टार्ट होता है, उसके बाद बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। फाइन, तो 4 स्टेट्स आर देयर। नेक्स्ट कमिंग टू द नेशनल वाटरवेज 2 जो कि ये है आपका, और ये है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर पे, और ये आपका जो किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा 891 किलोमीटर है। ये धुबरी से लेकर सदिया है और ये आपका आसाम वाले रीजन में देखने को मिलता है।
साथ ही साथ यहाँ पे वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय वाले जो स्टेट है वो भी टच होते हैं। कमिंग टू द थर्ड वन यहाँ पे आपको वेस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलेगा, जो कि आपका वेस्ट कोस्ट कैनाल कहलाता है, और ये आपका कोलम टू कोट्टापुरम है, जो कि केरल में ही देखने को मिलेगा, 205 किलोमीटर का है। कमिंग टू द नेक्स्ट नेशनल वाटरवेज 4, तो यहाँ पे आपको गोदावरी, कृष्णा एंड कैनाल्स देखने को मिलेंगे, जो कि काकीनाड से यहाँ पे आपका पुदुचेरी में है, एंड इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो 1078 किलोमीटर। यहाँ पे स्टेट कौन कौन से, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी है। ठीक, ओके। अगर 5 की बात करें, नेशनल वाटरवेज 5, तो ये है ब्राह्मणी डेल्टा कैनल्स। ये आपका गोइनखाली टू थलचर जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है। और इसमें कौन कौन से स्टेट है, तो उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल ओनली। इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो 588 किलोमीटर। लास्ट वन इज़ बैरक, जो कि आपका नेशनल वाटरवेज 6 है, तो बैरक रिवर में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो आपका लखीसराय टू बांगा है, ठीक है। तो अभी ये इन प्रोसेस है, ये अभी चल रहा है, ये बन रहा है, बट रेस्ट ऑफ द 5 जो है वो यहाँ पे हमारा नेशनल वाटरवेज एकदम से ये स्टार्ट हुआ है यूज़ में। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सबसे लॉन्ग डिस्टेंस में कौन का मतलब कि सबसे लंबे डिस्टेंस में कौन सी है, तो यहाँ पे नेशनल वाटरवेज 1 है, जो कि गंगा रिवर पे है। एंड देन यहाँ पे आपका 4 आएगा, जो कि गोदावरी कृष्णा में है। एंड देन अगर हम लोग मूव करें तो यहाँ पे हमारा सेकंड आएगा, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में है। उसके बाद हमारा 5 आएगा, जो कि हमारा यहाँ पे ब्राह्मणी डेल्टा कैनल्स में है। एंड देन यहाँ पे हमारा 3 आएगा, जो कि वेस्ट कोस्ट कैनल है। एंड देन यहाँ पे 6 आएगा, जो कि हमारे यहाँ पे बैरक रिवर में है। तो ये आपका सीरीज़ है, इस तरीके से ध्यान रखिए। देखिए याद रखना मुश्किल है, 1 ऑल्टरनेट करके सेकेंड, ऑल्टरनेट करके थर्ड, ठीक है, फिर ऑल्टरनेट करके यहाँ पे 4, देन 5, देन 6, इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं आप लोग। वो भी आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर आप लोग उल्टा से सीधा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो ये तो हमारा नेशनल वाटरवेज है, पर इनलैंड वाटरवेज है, जो कि आप लोग अंदर ही अंदर देख रहे हो, इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या है ना कि ये चीपेस्ट मोड है। कि आप लोग देखो कि अगर यूपी से वेस्ट बंगाल में अगर किसी सामान को लेकर जाना है तो हम लोग एरोप्लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी आप लोग देख सकते हो कि एक तो ये रास्ता है कि ऐसे घूमते हुए हम लोग यहाँ पे कोलकाता में पहुँचे। तो ये सारा रास्ता है जिससे कि आप देख सकते हो कि एक तो लंबा रास्ता है, ऊपर से एयरपोर्ट से आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा खर्चे होते हैं। पानी में बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, क्योंकि जो सबसे महंगा जो सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है तो वो एयरवेज़ होते हैं, और उसके बाद रोडवेज़ होता है, और सबसे सस्ता जो सामान को हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो वो वाटरवेज़ होती है। तो इसलिए वाटरवेज़ को यूज़ करना सारे जो है कंट्रीज़ चाहते हैं, इवन स्टेट गवर्नमेंट भी चाहते हैं। तो हमारा जो इनलैंड वाटरवेज़ है इसमें काफ़ी सहायता हो जाएगा, क्योंकि ईजिली ट्रांसपोर्ट भी हो जाएंगे एंड यहाँ पे चीपेस्ट मोड भी है, फाइन। तो अभी क्या हुआ है कि प्रेजेंटली इनलैंड जो वाटरवेज अथॉरिटी है हमारे देश के, तो उनके द्वारा ये जो आपका वाटरवेज यूजेस चार्जेस है वो लगाया जाता है, जिससे कि इनलैंड जो कार्गो वेजल्स है उसके ऊपर, और नेशनल वाटरवेज से जितने भी हमारे इनलैंड वाटरवेज जो इनलैंड जो वेजल्स यहाँ पे कार्गो वेजल्स जो जाते हैं उसके ऊपर इस तरीके का वाटरवेज यूजेस चार्जेस लगाया जाता है। और इससे क्या होता है ना कि आप देखो कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो काम करने में यहाँ पे हिंड्रेंस होती है, रुकावट होती है, यानी कि ट्रैफिक मूवमेंट में रुकावट होती है, कलेक्शन ऑफ ट्रैफिक डेटा में रुकावट होती है। ये आप वैसे ही समझ सकते हो ना, जैसे कि रोडवेज़ में जब ट्रक लोड होकर जब ट्रक से जो सामान हमारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो टोल कलेक्शन के लिए जो लंबी कतार ट्रक की लगे रहती है, उसमें आप लोग देखो कि कितना टाइम लग जाता है, डिले हो जाती है, टाइम पे जो है आपका ट्रक नहीं पहुंच पाता डेस्टिनेशन में। तो यही चीज़ें होती है यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज से जब कोई वेजल्स यहाँ पे पहुँचते हैं, कार्गो अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते, तो उसमें ये जो चार्जेस लगाए जाते हैं ना, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा रुकावट होती है, तो इसलिए इसको अभी हटाया गया है, फाइन। अगर हम लोग इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी की बात करें तो ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये कानून के द्वारा बनाया गया है। अब इनलैंड वाटरवेज के बारे में देख लेते हैं। हमारे इंडिया में 14,500 किलोमीटर हमारी नेविगेशनल वाटरवेज है, जिसमें कि रिवर्स है, कैनल्स है, यहाँ पे बैक वाटर्स है, क्रिक्स, ये सारे मिलाकर जो है हमारा 14,500 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवेज एक्ट है 2016 का, जिसमें कि 111 रिवर्स ऑफ रिवर स्ट्रेचेस, ये क्रिक्स, स्टरीज, इन सबको यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है एज ए नेशनल वाटरवेज। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अगर इंडिया में देखें तो ये सिर्फ यहाँ पे 0.5% मॉडल शेयर है। तो हमारे इंडिया का इतना ही ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, यहाँ पे ये टॉपिक हो गई। अच्छा, ये भी देख लीजिए कि हमारे मॉडल शेयर का कितना है, तो 0.5% है, और यही चीज़ आप लोग देखो, यानी कि इनलैंड जो वाटर ट्रांसपोर्ट है हमारे देश में वो बहुत कम है, लेकिन वही नीदरलैंड में आप देखोगे तो 42% तक है, चाइना की बात करें तो 8.7% तक है, यूएई की बात करें तो यहाँ पे 8.3% है, यूरोप की बात करें तो 7% है। तो इस तरीके से आपका डिवाइड किया गया है। तो ये आप लोग देख सकते हो कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा कम है इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट, यानी कि इसका यूज़ हम लोग बहुत हद तक कम करते हैं, फाइन।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट इनलैंड वाटरवेज। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा। ये 3 ईयर्स के लिए यहाँ पे जो ये चार्जेस है ये हटा दिया गया है। तो ये चार्जेस हटा दिया गया है तो इससे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। आगे आने वाले दिनों में ये जो हमारा कार्गो वेजल्स है ये बहुत हद तक इसकी मूवमेंट बढ़ेगी, इसका डिमांड बढ़ेगा। और ये जो चार्जेस लगाए जाते हैं, ये जो हिंड्रेंस का काम करता था, रुकावट होता था, ये सारे रुकावट अब हटेंगे। तो एक बेटर हम लोग को आगे आने वाले दिनों में इसके लिए देखने को मिलेगा। ओके, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे की कॉन्सेप्ट्स एंड एंटिटीज़ इन न्यूज़, जो कि छोटे छोटे टॉपिक न्यूज़ में रहते, बट ये एग्जाम में बहुत खतरनाक साबित होते अगर ये आ जाते हैं तो मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम पे इसी तरीके से। और इसे मैं जल्दी ही कंप्लीट कर दूंगी। धीरे धीरे करके PT 365 भी आपका कंप्लीट करना है। और जो मंथली मैगजीन है वो तो आते रहेंगे, और साथ ही साथ आपका BPSC का सीरीज़ भी आते रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट क्वेरी सजेशन है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब। कोई अगर डाउट क्वेरी सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यू आर फ्री टू कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आप लोग को यहाँ पे इस टाइम पे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो इसी टाइम पे कल मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।